में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो ये बहुत ज़ोरदार है, इसमें आपका हिंदी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी, आपका सब कुछ रिवीजन हो जाएगा, बहुत बेस्ट है। आप लोग जरूर टाइम निकाल के इसे करिएगा, बहुत ज़ोरदार है। ठीक है, तो बिना टाइम बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि स्वरों की संख्या कितनी है। स्वरों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन हमारा ए 11, 13, 9, 10। तो सही आंसर है 11। स्वरों की संख्या 11 है। बहुत से लोग कहते होंगे कि स्वरों की संख्या 13 है। नहीं, उसमें स्वरों की संख्या 11 ही होती है, लेकिन दो और जुड़ जाते हैं, जैसे अयोगवा, जिसे अंग और अ बोलते हैं, ये अयोगवा हैं। इन्हें ही हम स्वरों में गिन लेते हैं तो संख्या 13 हो जाती है। लेकिन कहीं भी अगर ऑप्शन में 11 और 13 दोनों दे रखा है तो हमेशा 11 ही सही मानेंगे। ठीक है, 13 नहीं मानेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि दिए गए वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करिए। सुनील जरा इधर आना, सुनील जरा इधर आना। तो इसमें अल्प विराम लगेगा, यहाँ पे सुनील के बाद अल्प विराम लगेगा, सुनील जरा इधर आना। तो सुनील के बाद ये वाला चिन्ह लगेगा अल्प विराम। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं कि वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर ए संज्ञा के लिए। तो वचन संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं, मैंने कल भी बता रखा था। जैसे राम गाना, जैसे सीता गाना। अब यहाँ पे जो हम प्रयोग करेंगे वो किसके हिसाब से करेंगे? यहाँ पे राम के हिसाब से, राम गाना गा रहा है, गाना गा रहा है और यहाँ पे रही है। तो ये जो सीता और राम है ये क्या है? ये संज्ञा ही है ना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हम वचन का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं? संज्ञा के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, चिन्हित कीजिए। की 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन सर्वनाम है वो हमें बताना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये संज्ञा है, ये विशेषण है, ये भी विशेषण, ये भी संज्ञा है, लेकिन वह जो है ये हमारा सर्वनाम है। तो आपको बता दूं कि सर्वनाम क्या होते हैं। तो सर्वनाम उन्हें कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। जैसे राम कल स्कूल गया, स्कूल में राम सो गया। तो राम की जगह मैं कह सकता हूँ कि राम कल स्कूल गया, और स्कूल में राम की जगह मैं कहता हूँ स्कूल में वह सो गया। तो वह हम किसकी जगह प्रयोग कर रहे हैं? वह राम के लिए कर रहे हैं। ये इसीलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि राम नाम बार बार रिपीट ना हो, तो उसकी जगह हम वह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो राम हमारा संज्ञा है और वह हमारा सर्वनाम है। तो संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, कि किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है विशेषण। यानी जो विशेषण है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे काली गाय, तो गाय जो है हमारा वो संज्ञा है और ये काली विशेषण है, तो ये गाय की विशेषता बता रहा है। जैसे बुद्धिमान लड़का, तो लड़का हमारा क्या है? संज्ञा है, और ये बुद्धिमान हमारा विशेषण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है विशेषण। अगला प्रश्न है कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? जो मुख्य क्रिया होती है उसकी क्रिया को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है डी सहायक क्रिया। ठीक है, जैसे राम खा रहा है, अगर हम केवल यहाँ पे छोड़ दें कि राम खा, तो पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तो हम कह रहे हैं राम खा रहा है, तो ये जो मुख्य क्रिया है, ये जो खाना, ये मुख्य क्रिया है, इसे पूरा जो कर रहा है, जो इसे स्पष्ट कर रहा है कि राम क्या कर रहा है? खा रहा है। ये रहा है, रही है, था, थी, थे, यही हमारा सहायक क्रिया है। तो इसमें जो सहायक क्रिया है वो रहा है, तो ये मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि निम्न में से अव्यय बताना है। तो भारत तो हमारा अव्यय है नहीं, ये संज्ञा है, ये नहीं है। श्याम भी हमारा संज्ञा है। ये हमारा अव्यय है, ये हमारा अव्यय है। तो अव्यय वो शब्द होते हैं जिनका प्रयोग आप कहीं भी कर दें तो उन पर लिंग, वचन, इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी वो कभी चेंज नहीं होते, जैसे कि तैसे रहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है कि लिंग के आधार पर असंगत युग्म बताइए। यानी इन 4 ऑप्शन में से कोई एक गलत है। तो छात्र का छात्रा, ये तो सही है। प्राण का प्रौढ़ा, ये भी सही है। आयुष्मान का आयुष्मती, ये भी सही है।
हम देख रहे हैं सांप का सापिनी दे रखा है, तो ये गलत है। सांप का क्या होता है, सापिन होता है, सापिनी नहीं होता है। सांप का सापिन, केवल सापिन, सापनी नहीं रहेगा, यहाँ पे सापनी नहीं रहेगा, केवल सापिन रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है, मतलब कौन सा युग्म आपको यहाँ से सही नहीं है। तो हम देख रहे हैं पहला ऑप्शन आंसू का आंसुओं दे रखा है, तो ये हमारा सही नहीं है, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आंसू का आंसुओं नहीं होगा, आंसू का आंसू होगा, क्योंकि आंसू हमारा हमेशा बहुवचन खुद ही रहता है, ये हमेशा बहुवचन होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आंसू का आंसुओं नहीं होगा, आंसू का आंसू होगा। आगे चलते हैं। रमेश घर से आया, इस वाक्य का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण। रमेश घर से आया, इसको हमें संदिग्ध भूतकाल में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो रमेश घर से आ रहा था, ये तो है नहीं। रमेश घर से आया था, ये भी नहीं है। रमेश घर आएगा, ये तो भविष्य है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, रमेश घर आ गया होगा। रमेश घर आ गया होगा, यानी हम संदिग्ध वर्तमान में हम अनुमान लगा रहे हैं, हमें पूरा विश्वास नहीं है, संदिग्ध है कि वह आ गया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि किस वाक्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं। किस वाक्य में सदैव क्रियाएं एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य। तो भाववाच्य में क्रियाएं हमेशा एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती हैं। ठीक है, आगे प्रश्न है कि आचार्य किशोरदास वाजपेयी के मत में हिंदी कितने कारक हैं। आचार्य किशोरदास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में कुल कितने कारक हैं। तो इनके अनुसार हिंदी में कुल 6 कारक हैं। हालांकि हिंदी में कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं, लेकिन इनके अनुसार 6 हैं। तो हम लिख लेते हैं, जान लेते हैं कि कभी अगर पूछ देगा कि किशोर वाजपेयी के अनुसार तो 6 कारक हैं। तो इनके अनुसार कर्ता, कर्म, कर्ता और कर्म। इनके अनुसार कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण। इन्होंने संबंध और संबोधन को नहीं माना। इन्होंने संबंध और संबोधन को नहीं माना। ठीक है, तो लिख लेते हैं, इसको लिख लीजिए। वैसे 8 होते हैं। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि इनमें से अगरखा शब्द क्या है। जो अगरखा शब्द क्या है, तत्सम है, देशज है, द्विदेशज है या क्या है। तो ये तद्भव है। तो अगरखा शब्द हमारा तद्भव है। क्यों, क्योंकि ये अंगरक्षक का तद्भव है। अंगरक्षक हमारा तत्सम है, इसी का तद्भव है अगरखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं कि अ उपसर्ग और ता प्रत्यय योग से बनने वाला शब्द। अ उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है। तो हम देख रहे हैं ये वाला तो है नहीं, हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं। तो इसमें असहनशीलता, सहनशील में यहाँ पे अ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ता जुड़ा हुआ है। तो हम देख रहे हैं इसमें जो उपसर्ग होता है वो पहले जुड़ता है, तो अ उपसर्ग यहाँ पे जुड़ा हुआ है और त बाद में जुड़ता है लास्ट में, तो ता प्रत्यय यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी, असहनशीलता, ये हमारा हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, तो हमको पता है जो वर्ड होता है हमारा वो सावधान होता है, सावधान। और यहाँ पे धानी दे रखी है, बड़ी ई लगी है, तो ए वाला हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सावधानी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाता है, और यहाँ पे गैप है, सदा तरसता ही रहता है। तो संपन्न का विलोम बताना है, तो संपन्न का विपन्न हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारा कि सभ्य का विलोम बताना है। यहाँ पे सभ्य का विलोम बताना है, रेखांकित का विलोम बताना है, तो सभ्य का असभ्य हो जाएगा, सभ्य का असभ्य हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका सही आंसर है अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। एक तो पर्यायवाची शब्द, दूसरा विलोम शब्द, तीसरा अनेकार्थी शब्द, चौथा एकार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और एकार्थी शब्द। तो शब्द के अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न है कि आँख शब्द का पर्यायवाची बताइए। आँख का हमको पता है, आँख का नेत्र, नयन, विलोचन, अक्षी, चक्षु, इच्छर, चख, दीदा, हम, अम्बक। तो आँख का नेत्र, नयन, विलोचन या लोचन, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये आँख का पर्यायवाची है। ठीक है, आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। कहा है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से अनेकार्थी शब्द बताना है। तो देख रहे हैं मेढक जो है संज्ञा है, बोरा भी हमारा संज्ञा है, मोती भी हमारा संज्ञा है। तो मुद्रा हमारा अनेकार्थी शब्द है। तो मुद्रा सिक्का का अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 21 है कि निम्नलिखित विकल्प में से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है।
मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनका एक सही है, बाकी 3 गलत हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर डी, अपरा का दूसरी, अपरा का दूसरी होता है अपार का जिसे पार न किया जा सके, अपार का जिसे पार न किया जा सके, अपरा का दूसरी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि फूल की रज, फूल की रज वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द। तो इसका सही आंसर है पराग। फूल की रज के लिए इसका सही आंसर है पराग। फूल की रज मतलब पराग होता है। और जो यहाँ पे पार्थिव है ये किसके लिए होता है, पृथ्वी से संबंध रखने वाले को पार्थिव कहते हैं। और सूर्य के अस्त होने का समय प्रदोष, सूर्य के अर्थ होने का समय प्रदोष। और जिसका नैतिक पतन हो चुका हो पतित, जिसका पतन हो चुका हो पतित। ठीक है। और फूल की राज को पराग कहते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि जो अचानक आँखों से ओझल हो जाए, जो अचानक आँखों से ओझल हो जाए उसके लिए एक शब्द। तो ये गलत है, गलत है, ये तो अशुद्धि है, ये वो तो शब्द ही गलत है। तो अब इसमें ये सही है या तो ये सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है या तो सी सही है। तो हम देख रहे हैं ये वाला तो गलत है, ये तो अशुद्धि है, वर्तनी अशुद्धि है। तो अंतर्ध्यान हमारा सही लिखा है और इसका सही आंसर है जो अचानक आंखों से ओझल हो जाए उसे अंतर्ध्यान कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 3 भेद होते हैं। तो संधि, एक तो स्वर संधि, एक तो स्वर संधि, एक व्यंजन संधि, एक विसर्ग संधि। स्वर्ग व्यंजन विसर्ग, स्वर्ग व्यंजन विसर्ग। ठीक है। आगे है कि समास के कितने भेद होते हैं। आगे प्रश्न है कि समास के कितने भेद होते हैं। तो इसका सही आंसर है 6। तो समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है। कौन कौन से समास, एक तो द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा तत्पुरुष समास, पांचवा बहुब्रीहि समास, छठवां है अव्ययी समास। ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो देख लेते हैं। काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा। तो यहाँ पे जुर्माना में छोटा ऊ की मात्रा लेगा, तो ये तो गलत है। कह रहा है कि इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहन लो। तो सर्दी हमारा गलत है, सर्दी ऐसे होता है, सर्दी ऐसे लिखा जाता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। कह रहा कि वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है। ठीक है। तो ये हमारा अभी सही लग रहा है। आगे देख लेते हैं। दोस्त तुम्हारा है, तो यहाँ पे दोस्त गलत लिखा है, दोस्त में ये पेटफरवा सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, बाकी 3 गलत है। ठीक है। तो आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन करता है, उद्दीपन का कार्य कौन करता है, उद्दीपन का कार्य कौन करता है। सही आंसर है प्रेम पात्र की मधुर वाणी। तो उद्दीपन मतलब वो चीज़ होती है जिसके सहायता से किसी के मन में भाव जगे, जैसे किसी की जो हमारी प्रेमिका होती है उसकी चीज़ों को देख के, उसके किसी भी चीज़ को देख के, उसकी बातों को सुनकर, उसके चेहरे को देखकर जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है उससे ही हम उद्दीपन कहते हैं। ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है कि छप्पे में होता है, जो छप्पे छंद है उसमें क्या होता है। तो छप्पे में सबसे पहले 6 चरण होते हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर है ये वाला। इसमें छप्पे में 6 चरण होते हैं जिसके प्रथम 4 चरण में रोला होता है और अंतिम 2 चरण में उल्लाला होता है। तो जो छप्पे है वो रोला और उल्लाला से मिलकर बना है, रोला और उल्लाला से मिलकर बना है। तो इसमें टोटल 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला का होता है, अंतिम 2 चरण उल्लाला का होता है। ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है कि जिन व्यक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जिन व्यक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो इसका सही आंसर है, तो कल भी ये सेम क्वेश्चन आया था, तो इसका सही आंसर है श्रुत्या अनुप्रास। इसका सही आंसर है श्रुत्या अनुप्रास। ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, श्रुत्या अनुप्रास। तो कल भी सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न यहाँ पे कि दिए गए वाक्य में से उपयुक्त शब्द का चयन करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करता है। मेहनत ही यहाँ पे है क्या है, मेहनत ही मृत्यु है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे भरा जाएगा। मेहनत ही जीवन है, मेहनत ही जीवन है, मेहनत ही जीवन है। ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 31, कंगाली में आटा गीला, कंगाली में आटा गीला। इसका सही अर्थ बताना है। तो कष्ट पर और कष्ट आना, कष्ट पर कष्ट का आना। ठीक है। ये हमारा सही है। अगला प्रश्न है कि बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हुए, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से हुए। इस लोकोक्ति का सही अर्थ है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं 33 वाला कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा है। भक्ति काल को हिंदी काल का स्वर्ण युग इनमें तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा है। इसका सही आंसर है श्याम सुंदर दास। तो श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है और स्वर्ण युग कहा है। और
और जो जॉर्ज ग्रियर्सन है इन्होंने स्वर्ण काल का है, स्वर्ण युग में नहीं स्वर्ण काल का है। और स्वर्ण युग में किसने कहा है? सुंदरदास, ठीक है। और खुद भक्ति काल किसने कहा है? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक है। तो स्वर्ण काल किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और स्वर्ण युग किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा गद्यांश का। तो मैंने गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ लिया है, तो आप लोग बी से पढ़ लीजिए, यहाँ पे पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। ये 1 मिनट के लिए दिखा देता हूँ, 1 सेकंड के लिए कुछ, ठीक है, आगे दिखाता हूँ आपको। तो ये काफ़ी बड़ा दे रखा है, ये भी उसी का, तो ये काफ़ी बड़ा दे रखा है, ये भी उसी का पार्ट है, तो इसे भी पढ़ लीजिए, ठीक है। और भी पार्ट है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये पूरा का पूरा अभी भी उसी का पार्ट है, तो इसे भी याद कर लीजिए, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, इसे पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। तो गद्यांश का हमारा पहला प्रश्न है कि हमारे देश में समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मलिन बस्तियां, फुटपाथ, सड़क, रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और सशक्त लोगों का वर्ग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, प्रश्न है हमारा 35, कह रहा है कि लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? तो इसका सही आंसर है बी, वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाले उपभोक्ता समूह, वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग करने वाले उपभोक्ता समूह, ठीक है। आगे प्रश्न हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 36 कि समाज के मध्यम वर्ग कौन सी समस्या है? समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? इसका सही आंसर है जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा, ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न है कि समाज मयोपी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के कौन उत्तरदायी है? इसका सही आंसर ए, राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित बुद्धिजीवी। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5, ठीक है। तो आई होप कि आपको लोगों को अच्छा लगा हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा।